दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के आइलैंड्स में एक ऐसी इनविजिबल लाइन मौजूद है जो हमारी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है। इसे द वॉलस लाइन कहते हैं। इस लाइन के दोनों तरफ रहने वाले जीवों में इतना डिफरेंस है कि इस लाइन के ईस्ट साइड के जीव वेस्ट साइड में नहीं पाए जाते और वेस्ट साइड के जीव ईस्ट साइड में नहीं मिलते। जैसे कि वॉलस लाइन के वेस्टर्न साइड में एशियन एलिफेंट्स, टाइगर, सुमाट्रन ओरंगुटान और वाटर बफेलो जैसे एशियन जीव पाए जाते हैं। और अगर हम ईस्टर्न साइड के जीवों की बात करें तो वहाँ पर मॉनिटर लिजर्ड, कैंगरूज, कोआला देखने को मिलते हैं। इसलिए वॉलस लाइन के ईस्टर्न साइड के ज्यादातर जीव ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि ईस्ट साइड के बर्ड्स जैसे कि व्हाइट कॉकटूज, ब्रश टर्कीज और साथ ही सी स्पीशीज जैसे ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, बैरामुंडी कॉड, लीफी सी ड्रैगन, ये सभी उड़ने और पानी वाले जीव सिर्फ वॉलस लाइन के ईस्ट साइड में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन, पानी और हवा का कोई भी जीव इस इनविजिबल कुदरती लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। आखिर इस इनविजिबल लाइन में ऐसा क्या छुपा है जो कोई भी जीव इसे क्रॉस नहीं कर पाता? आखिर इंडोनेशिया के आइलैंड के पास ये लाइन फॉर्म कैसे हुई और किसने इस लाइन को कब और कैसे खोजा? आइए जानते हैं धरती के जीवों को दो भागों में बांटने वाली इस इनविजिबल नेचुरल लाइन का सच आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस इनविजिबल लाइन को खोजने का श्रेय वॉलस अल्फ्रेड रसेल को जाता है और इन्हीं के नाम से इस लाइन को द वॉलस लाइन भी कहा जाता है। दरअसल वॉलस पेशे से एक इंसेक्ट कैचर थे, यानी कि कुछ रेयर स्पीशीज के इंसेक्ट्स को पकड़कर उन पर स्टडीज करते थे और साथ ही उन्हें बेचकर अच्छे पैसे भी कमाते थे। दोस्तों, इस इनविजिबल नेचुरल लाइन को खोजने की शुरुआत होती है साल 1854 से, जब वॉलस कुछ रेयर स्पीशीज के इंसेक्ट्स की तलाश में इंडोनेशिया जाते हैं। लेकिन वॉलस की इस खोज का सफर इतना आसान नहीं था। दरअसल 8 जनवरी 1823 को इंग्लैंड के वेल्स में जन्मे वॉलस का बचपन बहुत गरीबी में बीता, जिसकी वजह से उन्हें अपनी एजुकेशन और अपने स्कूल बचपन में ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ फैमिली बिजनेस में हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका हमेशा से ही नेचर के प्रति एक गहरा इंटरेस्ट था। इसलिए साल 1841 में वॉलस ने एक बॉटनिस्ट के तौर पर फ्लावर्स और प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए उनका कलेक्शन करना शुरू कर दिया। तभी 19 साल की उम्र में वॉलस की मुलाकात हेनरी वॉल्टर बेट्स से होती है, जो एक एंटोमोलॉजिस्ट था, यानी कि हेनरी इंसेक्ट्स को पकड़कर उन पर रिसर्च किया करता था। उस वक्त रॉयल फैमिली और बड़े अमीर लोग में इन रेयर इंसेक्ट्स को खरीदने का बड़ा प्रचलन था। तो वॉलस ने हेनरी के साथ मिलकर इन रेयर स्पीशीज के एनिमल्स को पकड़कर बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में ये दोनों ब्राजील में अमेज़न के घने जंगलों में गए और वहां जाकर उन्होंने बहुत सारे रेयर एनिमल स्पीशीज को कलेक्ट किया। वॉलस और हेनरी ने मिलकर ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज को कलेक्ट किया जो बहुत ही दुर्लभ और पहले कभी यूरोप में भी देखे नहीं गए थे। इस तरह के रेयर स्पीशीज को यूरोप के साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने पेश करके वॉलस का जूलॉजी में बड़ा नाम होने वाला था। लेकिन जब 4 साल बाद वॉलस अपना काम खत्म करके अमेज़न के जंगलों से घर वापस आ रहे थे, तभी उनकी बोट में आग लग गई, जिसमें उनके द्वारा कलेक्ट की गई सभी रेयर स्पीशीज और रिसर्च सब कुछ जलकर राख हो गया और उनका सपना अधूरा रह गया। फिर इसके कुछ सालों बाद 18 अप्रैल 1854 में वॉलस ने दोबारा से रेयर एनिमल स्पीशीज के ऊपर अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया और इस बार उन्होंने अपनी रिसर्च को इंडोनेशिया के आइलैंड्स में कंडक्ट किया। जब इंडोनेशिया पहुंचकर वॉलस ने सबसे पहले बाली में अपनी खोज शुरू की, जहां पर उन्होंने राइनो, टाइगर, एशियन एलिफेंट्स, सुमाट्रन ओरंगुटान, वुडपेकर्स जैसे कई जीवों को एक्सप्लोर किया। फिर इसके बाद वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए बाली से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लॉम्बोक आइलैंड में गए, जहां उन्हें मॉनिटर लिजर्ड, कैंगरू, कोआला और बर्ड्स में कोरेला, रोजेला जैसे जीव देखने को मिले। वॉलस ने पाया कि जिन एनिमल्स को उन्होंने बाली में एक्सप्लोर किया था, वो सभी एनिमल्स लॉम्बोक में पाए जाने वाले एनिमल्स से अलग थे और ये बात उन्हें हैरानी में डाल रही थी, क्योंकि इंडोनेशिया के बाली आइलैंड और लॉम्बोक के बीच सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी वो सभी एनिमल्स एक दूसरे से अलग थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन के जीवों के अलावा बर्ड्स और ओशियानिक एनिमल्स में भी बहुत डिफरेंस था। दोनों आइलैंड्स के जीवों में इतने बड़े जियोलॉजिकल डिफरेंस का कारण वॉलस को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने वापस जाकर इस पर रिसर्च करना शुरू किया
और काफी स्टडीज के बाद उन्होंने एक थियरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि इन दोनों आइलैंड्स के बीच एक इनविजिबल नेचुरल बैरियर मौजूद है जो यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं होने देता, और इस बैरियर को उन्होंने अपना नाम दे दिया जिसे द वॉलस लाइन कहा गया। लेकिन उस वक्त वॉलस अपनी इस इनविजिबल हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन को साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनकी इस रिसर्च को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। और इसके साथ ही वॉलस अपनी रिसर्च और मैन्युस्क्रिप्ट्स को चार्ल्स डार्विन के साथ शेयर भी करते थे। वॉलस ने डार्विन के साथ एक लंबे समय तक अपने काम और अपनी रिसर्च को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिविंग स्पीशीज में लगातार हो रही एवोल्यूशंस को भी डार्विन के साथ साझा किया, जिसका फायदा उठाकर चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग करके एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक को मार्केट में पब्लिश किया, जिसके बाद से उन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाने लगा। लेकिन इसकी दूसरी तरफ वॉलस को किसी भी तरह का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया और वो गुमनामी में डूब गए। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में अगर हम वॉलस की रिसर्च और थियरी की बात करें तो वो बिल्कुल सही थे। बाली और लॉम्बोक आइलैंड्स के दोनों तरफ मौजूद टेरेस्ट्रियल स्पीशीज पानी की वजह से वॉलस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि इन आइलैंड्स में सिर्फ नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स ही पाई जाती है, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स ही एक सही लोकेशन की तलाश में हजारों किलोमीटर्स का सफर तय कर लेती है। वहीं इन आइलैंड्स में पाई जाने वाली बर्ड्स सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय कर पाती है, जबकि इन आइलैंड्स के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम ओशियानिक एनिमल्स की बात करें तो वे भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा रीजन है डीप सी करंट्स। दरअसल अर्थ में टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से क्रस्ट के अंदर मौजूद गर्म लावा हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ओशन के बॉटम में मौजूद पानी गर्म होकर ऊपर की सतह में मौजूद पानी के साथ मिलता है, और इसी वजह से यहाँ पर कोल्ड और हॉट वाटर की एक दीवार बन जाती है जो बहुत ही तेज रफ्तार से बहती है, और किसी भी समुद्री जीव के लिए इस डीप सी करंट को पार कर पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से यहाँ पर ओशियानिक एनिमल्स में भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये वॉलस की ही रिसर्च है जिसके अकॉर्डिंग आज हम ये जानते हैं कि द वॉलस लाइन के वेस्ट साइड बाली में एशियाटिक एनिमल्स मौजूद है, जैसे टाइगर, एलिफेंट, राइनो, और हमें एशियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। और इस लाइन के ईस्ट साइड के लॉम्बोक में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे मॉनिटर लिजर्ड, कैंगरू, कोआला, रोजेला बर्ड इत्यादि। लेकिन इतनी रिसर्च के बाद वॉलस अल्फ्रेड रसेल को बायोलॉजी में वो खिताब नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। उनकी जीवन के इस पहलू को देखने के बाद आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।